और आप देख रहे हैं कि घड़ी न्यूज। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी कि आज कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों और उनके शिक्षक शिक्षिकाओं और अभिभावकों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। परीक्षा पर चर्चा का 5वां संस्करण टाउन हॉल संवादात्मक प्रारूप में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शुरू होगा। कोरोना महामारी के बाद स्कूल खुलने और ऑफलाइन मोड में परीक्षाओं के मध्य इस बार की परीक्षा पे चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा का उत्साह अभूतपूर्व रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल परीक्षा पर चर्चा के प्रति विद्यार्थियों का उत्साह अभूतपूर्व है। लाखों बच्चों ने अपने बहुमूल्य सुझाव और अनुभव साझा किए हैं। मैं उन सभी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है। 1 अप्रैल को इस कार्यक्रम में आप सभी का इंतजार रहेगा। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने पिछले परीक्षा पे चर्चा के वीडियो अपने YouTube चैनल पर साझा किया है। परीक्षा पर चर्चा के दौरान बच्चे, उनके अभिभावक और अध्यापक अपनी तमाम शंकाओं से जुड़े सवाल पीएम मोदी से कर सकेंगे। इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन, आकाशवाणी के चैनलों, टीवी चैनलों, YouTube के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित होगा। सवाल पूछने वालों का चयन विभिन्न मुद्दों पर आधारित ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के आधार पर किया गया है। वहीं 15.7 लाख प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराया था। इनमें 12.1 लाख से अधिक विद्यार्थी, 2.7 लाख अध्यापक और 90,000 से अधिक अभिभावक शामिल होंगे। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा एक बहुप्रतीक्षित सालाना कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के साथ संवाद में उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, साथ ही परीक्षा के दौरान तनाव से दूर रहने के उपाय भी समझाते हैं। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा को एक जन आंदोलन बताते हुए कहा कि इस बार के कार्यक्रम का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि देश कोरोना से बाहर निकला है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर हैं। कर्नाटक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। शाह अपने दौरे पर गुरुवार रात बेंगलुरु के एयरपोर्ट पहुंचे। राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नालिन कटेल ने उनका स्वागत किया। वहीं अमित शाह शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे सिद्धगंगा मठ के महंत शिव कुमार स्वामी जी की 115वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। लिंगायतों को लुभाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी गुरुवार को इस मठ का दौरा किया था। गृह मंत्रालय के मुताबिक शाह दोपहर करीब 2:30 बजे मुंदनहल्ली के सत्य साई ग्राम में 400 बेड के अस्पताल की सौगात भी देंगे। शाह अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। वहीं अमित शाह शाम करीब 4 बजे बेंगलुरु पैलेस में कर्नाटक राज्य सहकारी सम्मेलन में भी शामिल होंगे। शाह मुख्यमंत्री बोम्मई के साथ मंत्रिमंडल के विस्तार और बोर्ड और निगमों के प्रमुखों के नामों को लेकर भी चर्चा करेंगे। और इससे पहले गुरुवार रात शाह के बेंगलुरु पहुंचने पर सीएम बसवराज बोम्मई ने ट्वीट भी किया। सीएम ने शाह के साथ कुछ तस्वीरें ट्वीट कर कहा कि गृह मंत्री का स्वागत अमित शाह के साथ कई योजनाओं पर चर्चा होगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 100 दिनों में 10,000 सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने भर्तियों के लिए 6 महीने और वार्षिक लक्ष्य भी तय करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भर्ती कार्यवाही को परिवहन समिति की संस्तुतियों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता और तय समय सीमा में तेजी से संपन्न कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को समस्त सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने लंबित भर्ती प्रक्रिया को तेज करने, लंबित मामलों का निस्तारण करने और नई भर्तियों की कार्यवाही तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अफसरों को 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी भर्तियों में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए और तय समय सीमा में संपन्न कराई जाए। एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में संपन्न कराई जाए और उन्होंने भर्ती कार्रवाई की अवधि कम करने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रश्न पत्र लीक होने की चुनौतियों के मद्देनजर भर्ती कार्रवाई को शुचितापूर्ण, पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए परीक्षा एजेंसी चयन में विशेष सावधानी और सतर्कता बरतने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने भर्ती आयोगों और बोर्डों को निर्देशित किया कि सभी भर्ती परीक्षाओं से पहले गृह विभाग से समन्वय बनाया जाए और परीक्षा केंद्रों के चयन में सावधानी भी बरती जाए। और उन्होंने कहा कि शासकीय विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने में वरीयता दी जाए और जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि कोई भी दागदार छवि वाला केंद्र परीक्षा केंद्र ना बने। वहीं बैठक में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव कार्मिक और नियुक्ति डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, राज्य लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव उच्च और माध्यमिक शिक्षा उपस्थित रहे। वहीं देश भर में आज से एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं और इस बार एलपीजी गैस सिलेंडर 250 रुपए महंगा हो गया है। हालांकि ये वृद्धि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में हुई है, वहीं घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत मिली हुई है, क्योंकि अभी 10 दिन पहले तक घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हुए थे, जबकि 22 मार्च को ही कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता किया गया था। आपको बता दें कि लंबे अरसे के बाद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी उपभोक्ताओं को महंगाई की मार पड़नी शुरू हो गई थी। 22 मार्च को बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। साथ ही आपको बता दें कि 19 किलो वाला कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर आज से दिल्ली में 2253 रुपए का मिलेगा, तो वहीं कोलकाता में अब ये 2087 रुपए में बजाय अब 2351 रुपए, और मुंबई की अगर बात कर ले तो मुंबई में ये 1955 की जगह 2205 रुपए में मिलेगा, और चेन्नई में अब इसी सिलेंडर के लिए 2138 रुपए की बजाय 2406 रुपए खर्च करने होंगे। आपको बता दें कि कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के अलावा हवाई ईंधन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। 1 अप्रैल को जेट फ्यूल यानी कि एटीएफ के दाम 2% से बढ़ाकर 1,12,925 किलो लीटर हो गए, और ये पहले की अगर बात करें तो ये 1,10,666 रुपए लीटर थी। वही नई दरें 15 अप्रैल 2022 को अब लागू होंगी। वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई ने देश के राजमार्गों पर टोल में वृद्धि कर दी है। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। अधिसूचना के अनुसार ये बढ़ोतरी 10 रुपए से लेकर 65 रुपए तक कर दी गई है। प्रतिशत में ये बढ़ोतरी 10 से लेकर 18% तक है। छोटी गाड़ियों के लिए एक तरफ की टोल दर में न्यूनतम 10 रुपए की वृद्धि है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों को दूरी के अनुसार अधिकतम 65 रुपए तक ज्यादा टोल देना होगा। वहीं एनएचएआई हर वित्तीय वर्ष के आरंभ में टोल दरों की समीक्षा कर उन्हें बदलने का फैसला लेती है। एनएचएआई के परियोजना निदेशक एनएन गिरी ने टोल दरों में बदलाव की पुष्टि की है। वहीं पेट्रोल, डीजल और गैस की दरों में इजाफे के बाद केंद्र सरकार के इस फैसले से आम लोगों पर महंगाई की और मार पड़ने वाली है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर खेड़की टोल प्लाजा पर कार चालकों को एक तरफ की यात्रा के लिए अब 70 की जगह 80 रुपए, जबकि ट्रक, बस और अन्य बड़े वाहनों को 250 के मुकाबले 235 रुपए देने होंगे। पूरे देश के सभी टोल प्लाजा को इस बढ़ोतरी की सूचना दे दी गई है और सॉफ्टवेयर को इसी अनुसार अपग्रेड किया गया है। वहीं जयपुर और उदयपुर एटीएस ने जयपुर दहलाने की साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने 3 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे बम बनाने की सामग्री और 8 से 10 किलो आरडीएक्स भी बरामद किए गए हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पुलिस ने बुधवार को मध्य प्रदेश के रतलाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी कार से बम बनाने की सामग्री, टाइमर और आरडीएक्स भी बरामद किया गया है। आरोपी निम्बाहेड़ा में बम बनाकर दूसरी गैंग को देने वाले थे, जिससे जयपुर में 3 जगह ब्लास्ट कर सके। उदयपुर और जयपुर एटीएस टीम भी देर शाम निम्बाहेड़ा पहुंची। तीनों आरोपियों के किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े होने का पुलिस और एटीएस को शक है। सामने आया कि तीनों आरोपियों के पास एमपी नंबर की कार थी। तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के नामों का खुलासा नहीं किया। बताया गया कि आरोपियों ने किसी आतंकवादी संगठन का नाम भी बताया है जिससे उनका संबंध है, लेकिन अधिकारियों ने अभी इसका कोई खुलासा नहीं किया है।
और जिले की गैंगस्टर कोर्ट ने ठेकेदार डमरू सिंह हत्याकांड में सजा का ऐलान करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कुख्यात माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू समेत 9 अभियुक्तों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने अभियुक्तों पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आपको बता दें कि 2010 में हुए ठेकेदार डमरू सिंह हत्याकांड में जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को पाबंद किया था। इनमें से पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या की जा चुकी है और वही गिरधारी नामक एक अन्य आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया गया था। अब कोर्ट ने 9 आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाकर सभी को जेल भेज दिया है। कोर्ट की ओर से सजा सुनाने के साथ ही आज आरोपियों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है। मामले की सुनवाई पिछले कुछ समय से लगातार चली और आखिर में सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए कोर्ट ने अभियुक्तों को आज सजा सुनाई है और इस दौरान 8 अभियुक्त कोर्ट में मौजूद रहे। पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट में विपक्ष का नंबर गेम मजबूत हो रहा है और इस बीच प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रस्ताव दिया है कि अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को वापस ले लिया जाता है तो वह असेंबली भंग कर देंगे। सूत्रों की माने तो एक महत्वपूर्ण शख्सियत ने इमरान खान का यह संदेश नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ तक पहुंचाया है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए असेंबली सत्र से पहले विपक्षी नेताओं की बैठक में ये बात सामने आई। सूत्रों ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह भी कहा है कि अगर विपक्षी दल मेरे इस सुझाव पर सहमत नहीं होते हैं तो मैं इसकी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद संयुक्त विपक्ष ने बैठक के दौरान इमरान खान के सुझाव और संदेश पर विचार विमर्श किया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अधिकांश विपक्षी नेताओं ने यह सुझाव दिया है कि इमरान खान पर भरोसा न किया जाए। उनका कहना है कि इस समय हमारे पास असेंबली में पर्याप्त संख्या बल है। इससे में अविश्वास प्रस्ताव पर प्रक्रिया जितनी जल्द पूरी हो जाती है हमें इसका फायदा होगा। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस नेतृत्व पर उठ रहे सवालों पर पार्टी गंभीरता ले रही है। 3 महीने में पार्टी के संगठन चुनाव हो जाएंगे जिसके तहत नया अध्यक्ष भी सामने आ जाएगा। यह दावा वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने किया है। अपने घर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि G23 मेरे से बहुत नजदीकी हैं, मेरे कई साल से साथी रहे हैं। उनकी ऐसी कोई डिमांड नहीं थी जो पूरी नहीं की जा सकती। उनकी जो डिमांड थी सभी स्वीकार कर ली गई है। वहीं चुनाव कराने की डिमांड थी, चुनाव हो रहे हैं। मेंबरशिप सही किए बिना चुनाव नहीं हो सकते। पिछले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आनंद शर्मा, विवेक तन्खा और मनीष तिवारी से लंबी चर्चा की थी। सोनिया की कोशिश G23 नेताओं के उठाए मुद्दों का समाधान देना और पार्टी में एकजुटता स्थापित करना है। सोनिया गांधी को यह संदेश भेजा गया है कि पार्टी के फैसले लेने के लिए चुनिंदा लोगों पर भरोसा करने के बजाय सामूहिक फैसला लेने के मॉडल को बनाना होगा। बताया जाता है कि बड़े फेरबदल अगस्त-सितंबर में होने वाले चुनावों के बाद ही होंगे, तब तक थोड़े बहुत बदलाव किए जा सकते हैं। वहीं बीते महीने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। इसी बीच कर्नाटक में हिजाब का मामला सामने आ गया। अब चुनाव तो हो चुके हैं पर हिजाब का मामला अभी भी चल रहा है। ताजा मामला कर्नाटक के गडक जिले का है, जहां पर SSLC छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के आरोप में 2 मुख्य निरीक्षकों सहित 7 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। मीडिया में यह खबर सामने आने के बाद शिक्षकों पर यह कार्रवाई की गई। यह घटना गडक के CM पाटिल बॉयज हाई स्कूल और CS पाटिल गर्ल्स हाई स्कूल के परीक्षा केंद्रों पर हुई। लोक शिक्षण के उप निदेशक बसवलियप्पा GM उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में शिक्षकों को निलंबित कर दिए हैं। जिन शिक्षकों को निलंबित किया गया है उनमें SU होकलर, SM पत्थर, SG गोट के, SS गुजामगढ़ी और VN कीवुदार शामिल हैं। इनके अलावा मुख्य पर्यवेक्षक KB भजंत्री और BS होनागुड़ी को भी निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए KKD न्यूज के साथ।